हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं 6 सितंबर 2020 दैनिक जागरण का लिया गया एडिटोरियल है। एडिटोरियल का नाम है दोस्तों, मतलब एडिटोरियल में जो दिया गया भाग है, जो विषय वो है झुग्गी बस्तियों की समस्या का सही समाधान। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे झुग्गी बस्तियाँ होती हैं वहाँ पे तमाम तरह की आलोचनाएं होती हैं कि इस देश का, इस उस प्रदेश का, उस क्षेत्र विशेष का देखिए विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस समस्या का समाधान कौन करेगा? वहाँ के लोग करेंगे? नहीं दोस्तों, वहाँ के वे लोग करेंगे जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो वहाँ के प्रतिनिधित्व करता है, जो वहाँ के एमपी एमएलए हैं या फिर जो उस राज्य का सीएम है। ये जिम्मेदारी उनकी है, ना कि जो लोग झुग्गियों में निवास कर रहे हैं। तो उन्हीं के विषय पे आज हम बात करेंगे। और इसे लिखा है संजय गुप्ता जी ने। तो चलते हैं आगे। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में रेल, एनसीआर का मतलब जानते हैं क्या होता है? एन, ठीक। एन का मतलब होता है नेशनल, सी का मतलब होता है कैपिटल और आर का मतलब होता है रीजन। मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आता है उसको क्या बोलते हैं? एनसीआर, ठीक है। रेल पटरियों के इर्द गिर्द बसी झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश देकर अतिक्रमण और अनियोजित विकास के खिलाफ एक पहल की है। अकेले दिल्ली में 70 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे करीब 48,000 झुग्गियां बसी हुई हैं। ये गंदगी और प्रदूषण फैलाने के साथ ही रेलवे की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। दुर्भाग्य से रेल पटरियों के किनारे जो स्थिति दिल्ली में है वही देश के अन्य हिस्सों और खासकर बड़े शहरों में भी है। कहीं कहीं तो रेल पटरियों के बिल्कुल करीब ऐसी भी बस्तियां हैं जहां 2-3 मंजिला इमारत भी बनी हुई है और जिनमें हम हज़ारों लोग रहते हैं। ऐसी बस्तियों में न तो सीवर की व्यवस्था होती है और न ही सफाई की। इस कारण वे वहां रहने वालों की सेहत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा वे वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनाते हैं। 2 वर्ष पहले अमृतसर में रेल पटरियों के किनारे बसी ऐसी ही एक बस्ती में दशहरे के अवसर पर रावण दहन का आयोजन हो रहा था। लोग रेल पटरियों पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे, तभी एक ट्रेन गुजरी और दर्जनों लोग मारे गए। तो दोस्तों आपको याद होगा पिछले 2 साल पहले की घटना है। वहाँ पे जो एक नहीं आता था लाफ्टर शो कपिल शर्मा का, तो वहाँ पे जो मुख्य गेस्ट के रूप में थे तो उनकी पत्नी वहाँ पे इनवाइट थी। तो कई सारे वहाँ पे मतलब एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा। पर इस चीज़ की जो बारीकी है उसे समझने का प्रयास करिए। आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है? क्यों इस समस्या के लिए कोई निदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है? मेन पॉइंट वो है। अमृतसर हादसे के बाद रेल पटरियों के किनारे अवैध कब्जों और बस्तियों की ओर देश का ध्यान अवश्य गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और इसका प्रमाण है दिल्ली एनसीआर में रेल पटरियों के किनारे की झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश। ऐसा आदेश 2 वर्ष पहले एनजीटी ने भी दिया था। एनजीटी जो होता है दोस्तों, एन का मतलब होता है नेशनल, जी का मतलब होता है ग्रीन, टी का मतलब ट्रिब्यूट होता है। तो इसका मतलब यह जो एक पर्यावरण संगठन है जहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, वहाँ पे ये अगर रेड जोन दिखा दिए तो वो जोन पूरी तरह से समझ लीजिए अस्थिर हो सकता है। वहाँ पे तमाम तरह की कैस लगाए जा सकते हैं, जांच प्रक्रियाएं बढ़ जाएंगी क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन उस समय अमल नहीं हो सका। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आदेश के अमल में राजनीतिक हस्तक्षेप आड़े नहीं आना चाहिए। इस आदेश के बाद ये सवाल उठ सकता है कि आखिर झुग्गी बस्तियों से हटाए गए लोग कहाँ जाएंगे? हैरानी नहीं कि जल्द ही यह सवाल एक राजनीतिक मसला बन जाए। जो भी हो, यह हकीकत कि देश के कई शहरों में इसी तरह रेल पटरियों के किनारे बस्तियां हैं। इनमें वह मानव संसाधन रहता है जो शहरों की तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। कोई कामगार के रूप में, कोई ड्राइवर या ऑटो रिक्शा चालक, कार्यालय सहायक या फिर घरेलू सहायक के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इन्हें हटाने के बजाय इन्हें कोई और विकल्प दिया जाए जिससे इनकी जो समस्या वो ख़त्म हो सके। आपको पता है जब दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो किस तरह से भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो जारी किया था। उसमें लिखा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मतलब काम खत्म आदमी खत्म वाला आजकल चल रहा है यहाँ पे प्रक्रिया पूरी तरह से। तो ये जिम्मेदारी कुछ न कुछ लिए थे आपके अरविंद केजरीवाल भी जी, जिन्होंने कहा था
भाजपा तो कहती है पर अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। तो सर आपको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जो समस्याएं और भी प्रबल गंभीर होती जा रही हैं उसके निवारण के लिए आपको एक अलग से एक नियम, एक व्यवस्थित कुछ परियोजना लानी चाहिए। रेहड़ी पटरी वाले निर्माण कार्यों में लगे मजदूर भी इन बस्तियों में रहते हैं। चूँकि इन बस्तियों में आबादी का घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ गंदगी भी खूब होती है। इस समस्या से सरकारें अनभिज्ञ नहीं है लेकिन वे उसकी अनदेखी ही करती हैं, क्योंकि यहाँ दलों को वोट बैंक दिखता है। उन्हें यदि कुछ नहीं नज़र आता तो यह कि आखिर इन बस्तियों में लोग किस तरह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माहौल में रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कमरों में दर्जनों लोग रहते हैं, इसलिए सेहत के साथ उनकी निजता की भी रक्षा नहीं होती। क्या यह अमानवीय नहीं है कि जो जगह 10-12 लोगों के रहने के लिए हो वहाँ 50 से 60 और कभी कभी तो इससे अधिक लोग रहें? यह स्थिति लोगों के स्वाभाविक विकास के प्रतिकूल है, फिर भी कोई देखने सुनने वाला नहीं। शहरों के बीच ऐसी बस्तियों को हटाना तो आसान है पर उनका पुनर्वासन करना कठिन है। यदि कभी इन बस्तियों को हटाया जाता है तो वहाँ रह रहे लोगों को शहर के बाहरी हिस्से में रहने का प्रबंध करना पड़ता है। इससे उन्हें काम धंधे के सिलसिले में अपने गंतव्य तक पहुँचने में समय भी ज़ाया करना पड़ता है और पैसा भी, क्योंकि वे जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ से बहुत दूर हो जाते हैं, कई बार तो 40-50 किलोमीटर दूर। हालांकि अब आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के लिए सरकारी आवास बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन आमतौर पर वे शहरों के बाहरी इलाकों में ही बन रहे हैं। ज़रूरी यह है कि कामगारों मजदूरों को शहरों के अंदरूनी हिस्से में बसाने की ठोस योजनाएं बने। ऐसी योजनाएं तभी कारगर हो सकती हैं जब शहरों में खाली पड़ी उन ज़मीनों की तलाश की जाए जिनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। यह एक तथ्य है कि सार्वजनिक उपक्रमों छावनियों के साथ साथ केंद्र राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, पुरानी मिलों, कृषि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, सुरक्षा बलों के शिविरों आदि के पास शहरों में सैकड़ों एकड़ ऐसी ज़मीन है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी ज़मीन का इस्तेमाल शहरों को संचालित करने में सहायक बनने वाले कमज़ोर तबके की आवाज़ समस्या को हल करने में क्यों नहीं हो सकता? ज़मीन के ऐसे टुकड़ों को तो प्राथमिकता के आधार पर शहरों की आवाज़ समस्या हल करने में सहायक बनना चाहिए, लेकिन नीति नियंताओं की अनदेखी के कारण भी अनुपयुक्त पड़े हैं। ये ज़मीनें ऐसी संपदा बनकर रह गई जिनसे किसी का कोई लाभ नहीं मिल रहा। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के बेहतर पुनर्वास के बगैर इन बस्तियों को हटाने का कोई मतलब नहीं। वे दूसरी जगह बस जाएंगी। शहरों को झुग्गी बस्तियों से छुटकारा तभी मिल सकता है जब उनमें रहने वाले गरीब वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, छावनियों की ज़मीनों पर बहुमंजिला आवासीय इमारतें बनाई जाएं। चूँकि ये ज़मीनें बहुत महंगी हैं इसलिए गरीब तबके के लोगों के लिए वहाँ बने घर खरीदना आसान नहीं होगा। बेहतर होगा कि ये घर किराए पर उठाए जाएं ताकि ज़मीनों पर मालिकाना हक संबंधित विभागों का ही बना रहे। इससे उन्हें आय भी होगा और गरीबों को राहत भी मिलेगी। इन बहुमंजिला घरों का निर्माण करते समय इस पर भी ध्यान देना होगा कि उनमें आबादी का घनत्व एक सीमा से अधिक न बढ़ने पाए, अन्यथा ऐसे इलाके भी झुग्गी बस्तियों में तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में एक झुग्गी माफिया भी पनप चुका है। हमारे नीति नियंताओं और खासकर शहरी योजनाकारों को यह समझना होगा कि झुग्गी बस्तियों को हटाना समस्या का सही समाधान नहीं है। सही समाधान है कामगार तबके के लिए शहरों के अंदरूनी हिस्सों में व्यवस्थित और साफ़ सुथरे बहुमंजिला आवास का निर्माण। चूँकि शहरी आबादी बढ़ रही है इसलिए गरीबों के लिए बनाई जाने वाली बहुमंजिला इमारतें के रखरखाव की भी कोई ठोस व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए भले ही न्यूनतम शुल्क लिया जाए लेकिन साफ़ सफाई का अतिरिक्त महत्व देना होगा। इसी के साथ इसकी भी चिंता करनी होगी कि ऐसे इलाकों में स्कूल, अस्पताल आदि भी बने और वहाँ नए सिरे से अतिक्रमण न हो पाए, अन्यथा वहीं स्थिति बनेगी जिसे दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों कुछ ऐसे जगहों पे स्कूल बना दिए गए हैं या फिर ऐसी व्यक्तिगत चीज़ों की उपभोग की चीज़ें खड़ी कर दी गई हैं जहाँ से समाज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लोग अपने हथियाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।